अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम तर मुसलमानों को आज जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुम्मे के रोज का फायदा ये हो जाता है कि जो हमें अपना कौमी लिबास है, जो कल्चरल होता है, शलवार कमीज को पहनने का मौका मिलता है और ये काफी ज्यादा रिलैक्सिंग भी और बड़ा खुशगवार भी और प्लीजिंग भी रहता है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जिक्र करेंगे बहुत सी बड़ी जो तब्दीलियां रौनुमा हो रही हैं पाकिस्तान में। इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा रही है और जहां पे बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इश्यूज हैं आज जिनके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे पास बात करने के लिए दो बड़े अहम टॉपिक हैं। पहले तो कराची में नस्ला टावर के हवाले से जो बड़ी एक पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है, इसमें आज क्या नई अपडेट हमारे सामने आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो छोटे ताजर हैं उनके ऊपर क्या मामला हैं, टैक्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज जो सबसे पहला टॉपिक है नस्ला टावर। नस्ला टावर के हवाले से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चले और गुज़श्ता समाज जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई, उसके बाद जो अपील दायर की गई थी नस्ला टावर के हवाले से, उसको खारिज कर दिया गया। इस अपील में कोशिश की गई, जो बिल्डर हैं, जो लोग हैं, उनकी तरफ से कोशिश की गई कि नस्ला टावर के हवाले से जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जो डिमोलिशन की बात की गई है, उसको रोका जाए और या किसी तौर पे उसके दूसरे मामला की तरफ देखा जा सके। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रही है कि नस्ला टावर के गिर्द जो घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास ये एक नोटिस मौजूद है जो मैं आपके तरफ, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और मैं कहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो स्क्रीन पर भी दिखा दें। ये नोटिस है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची, जिसमें जो इसका जो लेटर का जो कंटेंट है वो कुछ इसी तरीके के ऊपर मबनी है कि डायरेक्शंस दी गई हैं और जो इसको खाली कराने के हवाले से एक मामला शुरू कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अगले चंद रोज में इसको खाली करा लिया जाएगा। नोटिस फॉर इवैक्यूएशन ऑफ नस्ला टावर इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर इन CMA नंबर 576 के ऑफ 2021 in CP number 9 of 2018 dated 16/6/2021 order passed by Honorable Supreme Court of Pakistan। ये इसकी जो सब्जेक्ट लाइन है और इसमें कहा ही जा रहा है कि वाइड डायरेक्शन अंडर लेटर नंबर CK ACR ECR /11642221 dated 11/10/2021 the compliance of order dated 22/09/2021 passed by Honorable Supreme Court of Pakistan in CRP number 55K। तो इसकी पूरी डिटेल दी गई है और उसमें जो कहा गया है कि अब इसके ऊपर मामला आगे चलते हुए नजर आएंगे और 15 दिन का जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो डायरेक्ट बोल्ड लेटर्स के नीचे नजर आ रही है कि दैट नोटिस यू आर रिक्वेस्टेड टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग दैट इज नस्ला टावर विद इन 15 डेज। ये क्या मामला है, इसके ऊपर क्या होने जा रहा है और 15 दिन का वक्त इसमें मांगा जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखें तो वो शायद कुछ और नजर आती है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब मेहताब आलम साहब, जिनको MM आलम भी कहा जाता है। इनसे जरा जानेंगे कि नस्ला टावर और कराची की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या मामला चले। मेहताब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहताब साहब, नस्ला टावर के हवाले से आपने तमाम तर कार्रवाइयों को बखूबी देखा होगा, जायजा लिया होगा और अब इसमें ये जो डेवलपमेंट आई है, जो असिस्टेंट कमिश्नर का जो एक नोटिस आया है, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है सर नस्ला टावर के हवाले से आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा इदारा है कि जो हमारे मुल्क की तमाम असास की कस्टोडियन है। बिल्कुल सही। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या निजी इदारों के कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब उसका जो फैसला आया है वो एक लंबी हेयरिंग के बाद आया है। इसमें बहुत ज्यादा डिबेट हुई, आबाद की तरफ से भी दलाइल आए, बिल्डर की तरफ से भी दलाइल आए, मालिकान की तरफ से भी दरखास्तें आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मुख्तार कार से रिपोर्ट ली और उस रिपोर्ट में जो मुख्तार कार जो कि कस्टोडियन होता है रिकॉर्ड का, वो ये प्रूव हो गया कि ये सर्विस रोड के ऊपर ये बिल्डिंग तामीर हुई है, इसका एक बड़ा हिस्सा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, उस पर रिवीजन लगाई वहां के रहायशियों ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंसूख कर दिया और आज भी कहा गया है कि जी इस पे अमल दरामद हो। अब कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि अमल दरामद बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे सामने मिसाल मौजूद है। अलादीन पार्क के बिल्कुल बराबर में रॉयल आइकॉन टावर था, वो भी तकरीबन 6 मंजिल क्रॉस कर गया था और अप्रोक्सीमेटली 20,000 स्क्वायर फीट पर उसकी तामीर हुई थी। वो भी डिमॉलिश हो गया है। अब वो जमीन बोस
अब बेसमेंट की खुदाई हो रही है, वहां से भी सरिया उसका निकाला जा रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं नस्ला की तरफ। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना, मैं और आपकी तरफ से तो ये तो तौहीन होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये इस चीज को कंसीडर नहीं कर पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा, देखने के बाद ही फैसला दिया है। बिल्कुल। बड़ा तकलीफ जुमला है, बोला भी नहीं जा रहा मुंह से कि वहां के रहायशी अगर सुनेंगे तो उनको तकलीफ होगी कि मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज हम उसको नजरअंदाज कर देती है सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर, तो ऐसी तो बहुत सारी बिल्डिंगें और भी हैं जिन पे अहकाम जारी भी हो चुके हैं और होने भी हैं, तो फिर तो ये सिस्टम चल पड़ेगा, क्योंकि हमारी अदालतों के जो फैसले हैं वो बतौर साइटेशन, बतौर रूलिंग छोटी अदालतों में या सेम अदालतों में पेश किए जाते हैं कि फला अदालत ने फला वक्त में फला सन में इस नस्ला टावर को रेगुलाइज कर दिया था, लिहाजा हमें भी किया जाए। फिर वो अदालत उस साइटेशन के तहत पाबंद हो जाती है कि पहले भी ये फैसला इस तरह का हो चुका है, लिहाजा हम भी इस फैसले के पाबंद है और हम अब जो आइंदा किसी ने वायलेशन की होगी वो भी रेगुलाइज करा लेगा। ठीक। अदालत की नजर में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि अदालत जो है ना इस चीज को देख रही है कि हम अगर आज इनको रिलीज देते हैं नस्ला टावर के अलाटीज को, तो ये साइटेशन बन जाएगी, सही बात, तो रिलीज मिलता रहेगा, तो मुमकिन नहीं है, कोई तोड़ नहीं सकता रिलीज को, चैन को कौन तोड़ेगा फिर। और आप जिस तरीके से जिस तरफ इशारा करें मेहताब साहब, हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि गैर कानूनी तामीरात बनाई जाती हैं और फिर उसमें रातों रात लोगों को बसाया जाता है, और हमारे यहाँ जो एक आम रिवाज रहता है कि जब किसी भी इमारत में रिहाइश हो जाए और जब लोग आगे उसमें बस जाएं तो उसको डिमोलिश नहीं किया जाता, चाहे वो जितनी भी लॉ की अबाइडेशन हो, जितने भी इसमें लॉ को पैरों तले रोंद दिया जाए, लेकिन फिर उस इमारत को वहीं रोक दिया जाता है। नहीं, मैं आपको देखें, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। नस्ला टावर की जो वायलेशन है वो और शहर में और दीगर जो वायलेशन चल रही हैं वो, ये दोनों डिफरेंट हैं। दीगर जो शहरों में वायलेशन है उनमें अक्सरियत आप देखें, आजकल एक रुझान चला हुआ था पोर्शन बनाने का, छतें उन पर पेंट हाउसेज बनाने का, वो वायलेशन ऐसी नहीं है कि जो वो जिससे आम इंसान मुतासिर हो या निजाम मुतासिर हो या रियासत की रिट मुतासिर हो। सही। उसमें एक वायलेशन है और उसका कानून भी मौजूद है कि अगर आपने एक्स्ट्रा फ्लोर लगा लिया है, उसमें आबादी भी कर दिया आपने, राज्य साहब कह रहे हैं कि वाकई ये रुझान है कि फौरन उसको आबाद कर दिया जाता है, और खुद ये SBCA वाले एडवाइस करते हैं कि इसको आबाद कर दें, हम रिपोर्ट कर देंगे कोर्ट में कि जनाब वहां तो फैमिली आबाद है, लेकिन वो वायलेशन ऐसी नहीं है जिससे रियासत की रिट चैलेंज होती है। लेकिन वो वायलेशन तो ऐसी है ना मेहताब साहब, जहां पे रिहायशी मकानों को, रिहायशी इलाकों को कमर्शियलाइज कर दिया जाता है, जहां पे बड़े बड़े प्लाजास खड़े कर दिए जाते हैं और कागजों में उनकी रोड वाइडनिंग इस हद तक दिखा दी जाती है जिसको वो रिहायशी को कमर्शियल बना दिया जाता है। तो इस तरह की मिसालें तो हमारे शहर में जगह जगह बिखरी हुई नजर आती हैं। नहीं, मैं आपको वहीं पे ला रहा हूँ कि देखें, एक मिसाल ले लेते हैं हम कि 240 गज का कोई मकान है, जी, उसके ऊपर जो है 4 फ्लोर बना के पोर्शन बना के बेच दिए, ठीक हो गया। और एक 240 गज का रहायशी मकान है, उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग बना दी जाए, तो दोनों डिफरेंट है। बिल्डिंग गलत है, गलत वो भी है, लेकिन जब बिल्डिंग बनेगी तो रियासत की रिट चैलेंज होगी, सही, जिस तरह से नस्ला टावर में होगी। लेकिन अगर कोई 1-2 फ्लोर इजाफा कर लेगा उसमें रियासत की रिट चैलेंज नहीं होती। अच्छा, जो नस्ला टावर का मसला है, इसमें रियासत की रेट को चैलेंज किया गया। अच्छा मेहताब साहब, रोड के ऊपर बिल्डिंग बना दें। जी मेहताब साहब, ये जो नस्ला टावर के बाद बहुत से बिल्डर, खासतौर पर अगर मैं बहुत से लोगों का बगैर नाम लिए मौकफ यही आ रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये शायद इब्तिदा है एक नहीं, इसके बाद बहुत सी कराची में, मुल्क भर में ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो इसकी जद में आ सकती हैं। क्या पाकिस्तान में मौजूद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको इस बारे में फिक्रमंद होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी माफिया है जिसका नाम है आबाद, एसोसिएशन बिल्डर ऑफ एंड डेवलपर्स। ये एक बहुत बड़ी माफिया है। एक सुप्रीम कोर्ट है जो इनके प्रेशर में नहीं आई, वरना मैं खुद इनको कवर करता रहा हूँ और मैं बहुत फोकस किया हुआ मैंने इनको। इनसे सिंध गवर्नमेंट भी प्रेशराइज होती है। मैंने तो इमरान खान को, जब वो वजीर आजम नहीं थे, आबाद में तशरीफ लाए, तो मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ शॉर्टली। जी। आबाद वालों ने उनसे डिमांड की कि हमें एक सेनेटर दिया जाए। सही। यानी कि आप माफिया बन गए हैं। आप बिजनेसमैन नहीं, आप माफिया हैं कि आप इमरान खान से कह रहे हैं कि आप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो हमें एक सेनेटर दिया जाए, आबाद की सीट को सेनेटर इंडोर्स किया जाए।
ये एक माफिया है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं सिर्फ बिल्डिंग का इश्यू नहीं है, यहाँ तो जमीनों का भी इश्यू है ना। बिल्कुल। कि 2 नंबर कागजात बना के, जाली एंट्रियां रखवा के, जाली रेगुलराइजेशन करा के, जाली सैलरीडें करवा के, एकड़ों के हिसाब से जमीनों को जो है उस पर प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। जी जी। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को भी फोकस कर रही है। ये चीज ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज में नहीं है। सिर्फ बिल्डिंगें ही नहीं, ये आपको याद होगा इसी जब नस्ला टावर का ऑर्डर हुआ तो सेम डे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुलिस्तान जौहर से लेकर नूरियाबाद तक तमाम नाकिलास जमीनों का सर्वे किया जाए। सही। वो सर्वे भी चल रहा है और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे कि किन किन लोगों ने जाली एंट्रियां रखवा के, जाली सैलरी रखवा के, किस तरह से सरकार की जमीन को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पैसा खिला के अपने नाम कराया, और ना सिर्फ नाम कराया बल्कि प्रोजेक्ट भी उस पर आ चुके हैं। अवाम के अरबों रुपए वसूल भी कर चुके हैं वो जाली जमीनों के ऊपर, और वो चीजें सब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। और ये प्रोसेस चल रहा है, इसको भी मैंने देखा है कि ये प्रोसेस हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि अब मैं तो समझता हूँ कि मुल्क बदलने में है हमारा मुल्क। अच्छा, मेहताब साहब आपकी बात काट रहा हूं, आपने आबाद का जिक्र किया तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को भी बताता चलूं कि आज जब हम प्रोग्राम करने आए तो हमने आबाद का मौकफ लेने के लिए उनसे राब्ता किया, लेकिन आज कुछ मुझे भी हैरत हुई कि आबाद की तरफ से जो मौकफ आया वो यही कि इनका इस केस से कोई वास्ता नहीं, जबकि तमाम तर लोग ये बात जानते हैं और समझते हैं कि जब नस्ला टावर के हवाले से पहला ऑर्डर पास हुआ तब आबाद की जानिब से वहां एक भरपूर कैंपेन भी हुई और तमाम आबाद के जो नामवर लोग हैं, पूरी आबाद की जो कहा जा सकता काबीना, वो नस्ला टावर के साथ खड़ी हुई नजर आई। वहां पे इनफैक्ट एक बड़ा टेंट भी लगाया गया जिसमें लोग आकर बैठते और बात करते और मीडिया ब्रीफिंग भी होती रही। मेहताब साहब, अब अगर आबाद अपने आप को नस्ला टावर से जुदा कर रही है तो कहीं ना कहीं आबाद को भी कुछ फिक्र है, कुछ खतरात है। देखिए, आबाद जुदा कर ही नहीं सकती, ठीक है, टीवी पे नाम देना मुनासिब नहीं है, वरना साहब का जो चेयरमैन है आबाद के, ये नस्ला टावर उनके ससुर का है। फयाज रियाज साहब की आप बात कर रहे हैं? जी जी, उनके ससुर का ये नस्ला टावर है और वो तमाम बिल्डरों को लेके वहां पे टेंट लगा के बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और हुकूमतों से मुतालबा कराए। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ गया कि अब कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं है या सिटी गवर्नमेंट नहीं है या फिर वफाकी हुकूमत नहीं आई इनके सामने। सही। बिल्डरों के सामने जो बिल्डर माफिया है, चंद एक बड़े अच्छे नामी गिरामी बिल्डर हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, मैं उन सबको स्किप करके बता रहा हूं कि ये जो बिल्डर माफिया है ये अब इनके सामने आई सुप्रीम कोर्ट। सही। जब सुप्रीम कोर्ट इनके सामने आ गई तो इन्होंने पहले कोशिश तो ये की, जिस तरह से प्रेशर में लेते थे, अक्सर ये नासिर हुसैन शाह को प्रेशर में लिया करते थे, अक्सर ये डीजी एसबीसीए को प्रेशर में ले लिया करते थे, डीजी केडीए को ले लिया करते थे, सिटी गवर्नमेंट को ये सोचे कि ये हम प्रेशर में लेंगे, हम धमकियां देंगे, हम बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसले रोक देगी, अपना फैसला बदल देगी। ये मुमकिन नहीं था। इनको समझाया भी गया था वकीलों की तरफ से कि ऐसा ना करें। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इनके लिए सॉफ्ट रखा कि इन पर तौहीन अदालत नहीं लगाई शेखानी साहब और दीगर बिल्डरों पर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें की। अब ये भाग इसलिए रहे हैं कि इन्होंने ये देख लिया कि हमारे सामने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़े हैं, पाकिस्तान की आला अदलिया खड़ी है, हमारे सामने सिंध हुकूमत नहीं खड़ी है कि हम उनको धमकी देंगे कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं और हम अपना काम करवा लेंगे। तो इनको ये यकीन हो गया है कि ये डिमोलिश होगा और ये वहां से अब इसलिए पीछे हटे हैं कि अब इनके पास कोई उम्मीद नहीं है, वरना तो ये एफर्ट कर रहे थे। अच्छा, बनी से भी लास्ट टाइम उन्होंने बयान दिलवाया कि बनी गाला रेगुलाइज हो सकता है तो नस्ला टावर क्यों नहीं हो सकता। बनी गाला सड़क पे तो नहीं बना हुआ, नस्ला टावर तो सड़क पे बना हुआ है, सर्विस रोड बंद की हुई है। सड़क पे नहीं, इनफैक्ट नाले के ऊपर बना हुआ है। इनफैक्ट नाला भी है, सड़क भी है, आप सर्विस रोड कभी आप उस तरह से गुजरे, सर्विस रोड बंद है वहां से। अगर आप गाड़ी लेकर आएंगे तो डायरेक्ट नस्ला टावर के अंदर चले जाएंगे आप। बिल्कुल, और नस्ला टावर के जो जहां पे सर्विस रोड का इख्तिताम होता है वहां नस्ला टावर की हद है और उसके बाद वहां पे आप रोड कनेक्ट नहीं होता। मेहताब साहब, फाइनल कमेंट दे दें। अलॉटीज इसमें एक बड़ा विक्टिम हो रहे हैं, अलॉटीज का क्या मामला होगा? आपको लगता है कि जो जमीन, जो मौजूदा जमीन है, क्या इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करके अलॉटीज को उनके पैसा कुछ हद तक भरपाई हो सकेगी, या अलॉटीज को जमीन को बेच के जो बिल्डर है वो कुछ कंपनसेट करता हुआ नजर आएगा? और एक अहम मामला यह भी है
कि इस का जब डेमोलिशन होगा, इसकी जो तस्वीर होंगी, जो वीडियोज होंगी, जो मनाजिर होंगे, ये कराची की मौजूदा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए कितना बड़ा एक सवालिया निशान हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस जो शैटर होगा आवाम का। क्योंकि आज तो हमारे यहां देखते हैं ना कि जब किसी प्रोजेक्ट की बुनियाद भी रखी जाती है तो पहले से वो ओवरबुक्ड हो जाता है। तो इसके बाद जो सूरत हाल होगी वो क्या तब्दील हो जाएगी या इसमें कुछ बेहतरी की भी गुंजाइश समझे हम? देखें, आपने कहा कैलाटीज के लिए कंपनसेशन की बात, इसमें सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि बिल्डर जो है वो कमिश्नर कराची की ये ड्यूटी है कि वो बिल्डर से रकम वसूल करके अलाटीज को दिलवाएगा। ये कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी। अब वो कितनी मिलती है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। सही। दूसरी बात यह है कि जब इसकी डिमोलिशिंग होगी तो ये कोई पहले डिमोलिश तो नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी ना अलादीन के बराबर में रॉयल अकाउंट की टावर, वो भी डिमोलिश हुआ है ना। बिल्कुल सही। तो ये भी डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा फर्क यह आएगा कि अवाम को अवेयरनेस होगी, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इदारों से मालूमात लेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये आपके टीवी के तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि खुदारा सिर्फ बुराई को ना देखा करें, बुराई पैदा करने वालों को भी सजाएं दिया करें। जिन लोगों ने एनओसीज दी, जिन लोगों ने इसको रेगुलाइज किया और जिन्होंने बनने दिया इस पूरे टावर को, उनमें किसी एक को भी अगर सजा दे दी जाती तो आइंदा के जो अफसरान हैं उनमें बेचैनी पैदा होती और वो ये काम करने से रुकते। आज वो अफसरान मुतमईन है कि हम भी गलत काम कर लेंगे, होगा क्या, किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए सजाएं तयन होना चाहिए और सजाओं को इम्प्लीमेंट हो। उसको अगर वो डीजी भाग गया है मुल्क से बाहर, जो मंजूर काका था जी, उसको इंटरपोल के जरिए पकड़ के लाए। इसको कैसे तुमने बनने दी शहर में इतनी सारी कंस्ट्रक्शन, कैसे होने दी तुमने? तो ये इस सिलसिले में तो सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है और ये अलाटी। मेरे ख्याल से हमारी लाइन ड्रॉप हो गई मेहताब साहब के हवाले से, लेकिन मेहताब साहब जो बात कर रहे थे वो मेरे ख्याल से मुकम्मल भी हो गई। और एक बात बहुत अहम है कि इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर इसको हम देखें, इसका जायजा लें, तो जो एक बड़ा सवाल है कि बहुत से लोग जो इस पूरी चेन में मुलविस थे वो किसी भी तौर पे इस गिरफ्त में नहीं आ रहे कानून की। और अगर उन लोगों को कानून की गिरफ्त में ना लाया गया तो कहीं ना कहीं अगले नस्ला टावर हमें ऐसे बहुत से देखने को मिलेंगे और आखिर इसका खमियाजा अलॉटीज को भुगतना पड़ेगा, आम आवाम को इसके असरात भुगतने पड़ेंगे और आम आवाम इसमें जो भी असरात इसके ऊपर आएंगे वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम जरा इसका कानूनी पहलू का जायजा लेंगे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुनेद साहब मौजूद होंगे जिनसे हम जरा बात करेंगे कि कानूनी पहलू क्या है, क्या इसमें मजीद कोई गुंजाइश है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात करें नस्ला टावर के हवाले से और हमने जिक्र किया कि इस वक्त एक बड़ा एक नोटिस आया हुआ है जो कि मुश्किलात नस्ला टावर में जो लोग रहते हैं, बसते हैं, उनके लिए खड़ी कर रहा है। और नस्ला टावर के ऊपर जब मुश्किलात आती हैं तो ये सिर्फ नस्ला टावर के ऊपर नहीं आती बल्कि कराची की मौजूदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत से सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमने देखा कि जो कानूनी पहलू है इसका बड़ा दिलचस्प रहा। काफी अरसे से कोशिश की गई कि नस्ला टावर को डिमोलिशन से रोका जाए और डिमोलिश ना होने दिया जाए और इनफैक्ट इसके हवाले से बहुत सी एग्जांपल्स भी कोट की गई। और लेकिन ये जो तमाम तर मामला रहे इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे जनाब बैरिस्टर जुनैद साहब मौजूद हैं। इनसे जरा जानेंगे कि इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है वो क्या है। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुनीर साहब। जुनैद साहब, आपको याद होगा कि हमने नस्ला टावर के ऊपर पहले भी एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया था और आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, आम डेवलपमेंट, जो नोटिस आ रहा है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। ये अगेन एक स्टेप फॉरवर्ड है नस्ला टावर के हवाले से। जरा पहले बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली हेयरिंग हुई थी उसमें नस्ला टावर का क्या मामला रहा, क्योंकि कुछ शकूक शुबात हैं, कुछ अवाम है लोगों को, उसको अगर क्लियर कर सकें हम पहले। देखें, जो लास्ट ऑर्डर पास किया था, जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने उसको राइट डाउन किया, जो 22 सितंबर 2021 को पास किया गया, उसमें रिव्यू पिटिशन थी जो इवेंचुअली रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी बिल्डर की तरफ से और बहुत सारे उसमें मामला को कोर्ट के सामने रखा गया जो ऑलरेडी लोगों के दिमाग में थे, वो लीज से रिलेटेड थे या उसके अप्रूवल से रिलेटेड थे। वो सारे मामला को रिव्यू में लाया गया। मुनीर मलिक साहब ने वो आर्गुमेंट रीड किए थे।
वो आर्गुमेंट काफी डिटेल में होने के बाद इवेंचुअली कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन डिसमिस कर दी। अब रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, रिव्यू इज नॉट लाइक एन अपील। सही। रिव्यू में होता है कि अगर कोई एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नजर आ रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो उसको देख के हम ऑर्डर चेंज कर, ठीक है। तो एज जो ऑर्डर नस्ला टावर का था वो तो आज से 4-5-6 महीने पहले का दिया हुआ था, ठीक है, और ये रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस होगी। अब जब रिव्यू पिटिशन डिसमिस होगी, रिव्यू की अपील तो होती ही है, सही, ना रिव्यू खुद इटसेल्फ अपील होती है। तो अब ये जो नोटिस निकाला है, ये निकाला तो जा सकता है बिल्कुल, और क्योंकि अब ऑर्डर इन फील्ड है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो करानी है, और उसमें कमिश्नर को भी ऑलरेडी नोटिस किया हुआ था, और एक हियरिंग में वो मेरे पास अभी है मौजूद, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ये बिल्डिंग को भी खाली कराएं। तो अब ये चीजें हो रही हैं, जिसको जो है वो वही है कि ऑर्डर अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। क्योंकि रिव्यू पिटिशन अगर एक्सेप्ट हो जाती तो हम इसमें अच्छा, मैं जुनेद साहब, डू वी सी एनी वे आउट के नस्ला टावर की डिमोलिशन को रोका जा सके या इसकी इवैक्यूएशन को इस वक्त रोका जा सके? देखिए, इसमें एक चीज जो है वो क्लियर है, वो ये है कि ये ऑर्डर जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस बिना पे कि कोई लॉ मौजूद नहीं था। लेट सपो वो जो एक्स्ट्रा लैंड है उस पर कोई लॉ मौजूद नहीं था, कोई लीज आपके पास नहीं थी। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ निकाल ले, आज पार्लियामेंट कोई लॉ निकाल दे और वो चीज पार्लियामेंट प्रोटेक्शन दे दे, तो बिल्कुल इसका मामला किया जा सकता है। जैसे 341 स्क्वायर यार्ड की बात है ना, 380 स्क्वायर यार्ड की कोर्ट भी मानता है कि वो इनको लीगल दिया गया। 341 जो है उस पर सारा डिस्प्यूट है। 341 पे अगर पार्लियामेंट अपना लॉ निकाल देती है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस पर रेलेवेंट, तो इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो लॉ तो इन फील्ड अगर वो आ जाता है। बट जुनेद साहब, ये जो लॉ अगर बनाया भी जाता है, तो पहले तो लॉ बनाने में आपको पता है कि बड़े सारे मामला होते हैं, पेचीदगियां बहुत सारी हैं, और अगर लॉ बना भी दिया जाता है किसी भी तौर पे, इसको एक तश्कील भी दे दिया जाता है, तो क्या ये इसकी इंप्लीमेंटेशन नस्ला टावर वाले केस पे हो सकती है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैटर डिसाइड हो चुका, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे चुका। सर, मैं इसका यूं जवाब देता हूं कि जब एनआरओ आया था, एनआरओ में बहुत सारी कन्विक्शन जो है कोर्टों में हो चुकी थी। कोई भी जजमेंट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक लॉ की इंटरप्रिटेशन ही करती है ना, या लॉ नया, उसकी इंटरप्रिटेशन से एक नया लॉ बनाती है। लेकिन कानून अगर पार्लियामेंट एक लॉ आज बना दे, कोई भी बना दे, पार्लियामेंट, फेडरल प्रोविंशियल पार्लियामेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली या फेडरल लेवल पे फेडरल जो हमारी सेनेट और नेशनल असेंबली से पास हो जाए, वो लॉ हमेशा जो है सुपरसीड करता है अंटिल अनलेस वो अल्ट्रा वायरीज हो। सही। तो अल्ट्रा वायरीज की बहुत सारी चीजें हैं जो आप सामने कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज क्लियर है कि अगर पार्लियामेंट लॉ बना देती है कि हम इस लैंड को इनको लीगली करते हैं, और वो स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि लॉ में ये भी यह चीज आती है कि स्पेसिफिक ना हो, एक चीज पे पार्लियामेंट अपना व्यू दे देती है, एक लॉ बना देती है, तो फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल चीज रुक सकती है और बिल्कुल इनको रिलीज दिया जा सकता है। अच्छा, जो सब ये तो ठीक हो गया, करना भी चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास अभी लेवरेज बड़ा कम है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट तो खुद अपने डायरेक्ट इख्तियार में महदूद है, उससे तो जो मौजूदा कवानीन है उसी के रोशनी में फैसला करना होगा। बिल्कुल, आई थिंक पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने ये भी एक आपके शो में जब आपने बुलाया था, उस वक्त मैंने कहा था फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना चाहिए। अगर वो कॉम्पनसेट नहीं करे तो कम से कम लेजिस्लेट ही कर दें किसी एरिया पे, अपने इस एरिया से लेजिस्लेट कर देते हैं, तो फिर बिल्कुल गुंजाइश निकाली जा सकती है और निकलेगी। और अगर कॉम्पनसेट किया जा रहा है तो किस हद तक हो सकता है, किस हद तक नहीं हो सकता है, बिल्डर का क्या किरदार है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन जुनेद साहब, हमारे यहाँ जब भी अदालती फैसलों की बात होती है तो कहा जाता है कि अगर कोई फैसला आ जाता है तो वो आने वाले अगले फैसलों के लिए बेंचमार्क बन जाता है। नस्ला टावर का ही केस हुआ, और नस्ला टावर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, बहुत क्लियर वर्डिक्ट है, नस्ला टावर डिमोलिश हो जाता है। तो कराची में हम सब जानते हैं कि गैर कानूनी तजावुजात, तामीरात का एक हुजूम है, एक जुमा बाजार लगा हुआ है, और इसके बाद बहुत से लोगों के ये मामला भी होंगे कि वो अदालतों में जाएंगे, अदालतों का रुख करेंगे, पिटिशंस दायर की जाएंगी। तो डू यू सी के आने वाले दिनों में जो बिल्डर्स कवानीन की और जवाबित की जो पूरी तरीके से पासदारी नहीं कर रहे, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस फैसले की रोशनी में? बिल्कुल, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इवन जो इन्वेस्टर है या जो एक नॉर्मल आदमी जो लेना चाह रहा है, अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, बिजनेस लेना चाह रहा है, उसके लिए भी प्रॉब्लम बन गया कि उसको ये नहीं पता कि यार कौन सी जमीन ठीक है, कौन सी जमीन गलत है, ना किसी के पास रिसोर्सेज है। और ये नस्ला टावर उसकी एक किस्म की एक एग्जाम्पल बन रहा है। इसमें आई थिंक पार्लियामेंट को चाहिए अपना रोल प्ले करे, ये चीजों को, जो चीजें हो गई हैं इस तरह उसमें गुंजाइश निकाली जाए कि ये इन्वेस्टर का और जो
बिल्डर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस इतना शेक ना हो, बिकॉज ये नस्ला टावर के अलावा बाकी शारा फैसल पे 23 ऐसी बिल्डिंग है, 23 जो मुनीर साहब ने अपने सबमिशन में कोर्ट के सामने भी बोला था कि 23 बिल्डिंग इस तरह जिन्होंने सर्विस लेन के बाकी इसी तरह के मामला थे, तो उनका क्या होगा। देखें कुछ एरियाज जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेवेन्यू, सर ये तो वही बात हुई, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे तो। और आप ये देखें कि एक बहरिया टाउन के केस में उन्होंने रेगुलराइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 वाली बिल्डिंग को जो सुप्रीम कोर्ट से नजर आती है उसको उन्होंने रेगुलराइज किया। इसको चले रेगुलराइज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास कोई कानून वो मौजूद नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट हम पावर कराएंगे, पार्लियामेंट इसमें अपना रोल प्ले करे। सारा सुप्रीम कोर्ट पे हमने बर्डन डाल दिया, अगर उन्होंने हमारी नहीं इसमें गुंजाइश निकाली तो पार्लियामेंट आज भी लॉ निकाल सकती है और बहुत चीजें इसमें पार्लियामेंट रिलीफ दे सकती है। तो हम सिर्फ एक ही चीज को देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, रिव्यू डिसमिस हो गया, बट आज भी पार्लियामेंट है कि लॉ निकालता है जो अगर अल्ट्रा वायरिंग नहीं है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से बैठता है तो वो इनको रिलीफ दे सकता है। तो हमें आई थिंक अब चाहिए कि पार्लियामेंटेरियंस वो भी अपना रोल इसमें प्ले करें, हम सारे करा। अच्छा जुनैद साहब फाइनल कमेंट दे दें, ये 15 दिन का नोटिस दिया गया है और आपको पता है कि हमारे यहाँ ताकत का इस्तेमाल असर रसूख हर लेवल पे होता है। अगर किसी भी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, टाइमली नहीं हो पाती, तो कौन अकाउंटेबल होगा इस पूरे सिनेरियो में? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी काफी पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। अगर ये लेट सपोज ये अपना जो ऑर्डर जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने निकाला है जी वो नहीं होता तो वो पुलिस की भी पावर ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हैं। तौहीन अदालत भी हो सकती है इसके ऊपर, तौहीन अदालत भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ये आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए ये इसको अगर इम्प्लीमेंट करा। और अगर किसी ने ना कराया तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रिप्लेस करके किसी और से ऑर्डर इंप्लीमेंट करा सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो जो है अगर चाहे तो फौज को भी तलब कर सकती है, जिसकी नौबत नहीं पड़ आएगी इस तरह की सिचुएशन में। नहीं तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर्स मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है उनके पास, वो किसी भी लॉ एनफोर्समेंट करा सकती है। ये तो एक बिल्डिंग है जिसमें आई थिंक कोई इतना रेजिस्टेंस एक लिमिट तक की होगी, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि इसमें पार्लियामेंट को चाहिए कि अब कोई ऐसी गुंजाइश निकाले कि लोगों को इसमें तरीके से इंसाफ मिले और इनको कॉम्पनसेट पहले किया जाए और फिर निकाला जाए। ये एग्जैक्टली यही हमारा पॉइंट है, और जो लॉटीज हैं उनको कंपनसेशन अगर मिल जाता है तो आई थिंक इट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ अस, बिकॉज अगर वहां बिल्कुल मुनीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक और चीज कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इस पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो ये बात की जा सकती है कि दे शुड बी फर्स्ट कॉम्पनसेटेड, पहले उन्हें कॉम्पनसेट करें फिर आप बिल्कुल निकालें और डिमोलिश कर दें। अगर उन्हें आप कॉम्पनसेट नहीं करेंगे और डिमोलिश कर देंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये चीजें ली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में सामने बताई भी जा सकती है, ऑर्डर हमने क्लियर कर दें कि ये पहले इनको कॉम्पनसेट करें फिर। एंड हु इज द प्राइम रिस्पांसिबल पर्सन जो इसकी कंपनसेशन करेगा और किस हद तक इसकी कंपनसेशन किन वैल्यूज के ऊपर करनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि आगे चल के इसके ऊपर किसी किस्म की कोई क्लैरिटी आ जाए। जुनैद साहब आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल को अगर समाप्त करें तो मौजूदा सूरत हाल में जो नस्ला टावर का केस है वो बहुत अहम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नस्ला टावर की अगर बात करें तो नस्ला टावर महज एक सिंबॉलिक होगा। अगर नस्ला टावर में जो कुछ होता हुआ बज़ाहिर नजर आ रहा है, जिस तरीके से हुकूमती मशीनरी अब एक्टिव नजर आ रही है, जिस तरीके से अदालती फैसले नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से मौजूदा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से मेहताब साहब ने फरमाया, जुनैद साहब ने फरमाया, तो ये तमाम तर चीजें पाकिस्तान में आने वाले कल के लिए एक बड़ी बेंचमार्क के तौर पे साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में जहां पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत से लोगों का रोजगार से वाबस्ता है। कुछ लोग इसमें मैल प्रैक्टिस भी करते हैं, अपनी हदूद का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, अपने ताकत असर रसूख का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ये तमाम तर मामलात आने वाले दिनों में चल के बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ ले सकते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए ये बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया जाएगा कि अगर यहां मौजूदा सूरत हाल रही और इसी तरीके से डेवलप रही तो मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे नसला टावर की, लेकिन नसला टावर के हवाले से तो हमने बात करी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद जो ताजिर है, खासतौर पर छोटा ताजिर, कुछ मुश्किलात और परेशानियों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। क्या मामला है, पॉइंट ऑफ सेल का क्या इशू है, एफबीआर के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब शर्जील गोपलानी साहब। इनसे जरा जानेंगे कि ताजिरों के मसाइल क्या है। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील साहब जरा प्लीज वाजे कर दें कि ये टैक्सेशन के निजाम के ऊपर क्या मामलात हो रहे हैं जो ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज नजर आती है। देखिए, टैक्सेशन के मामला जो है वो तमाम लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और इदारा लोगों को गुमराह कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि जब मुशर्रफ साहब के टाइम पे ये नाफिज हुआ था सेल टैक्स, और उस वक्त 17 दिन पूरे पाकिस्तान में हड़ताल रही थी। उसके बाद हमारे जब मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त एफबीआर नहीं होता था, उस वक्त होता था सीबीआर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जी जी। और वहां पे जब हमारे शौकत अली साहब के टाइम पे मुज़ाकरात हुए और इसमें हमारी ये तय हो गई थी बात कि ठीक है, हुकूमत को रेवेन्यू की जरूरत है और हम रेवेन्यू देने से प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। सही। तो मुशर्रफ साहब ने 3 चीजें वहां पर फाइनल की थी, क्योंकि उनका पावर था और वो डेलीगेट मैं तो ये बोलूंगा कि मुझे वतन ही है कि उन्होंने उसी वक्त 3 चीजें नाफिज की। एक तो उन्होंने स्कीम दी सेल्फ असेसमेंट स्कीम, जिसके तहत आप अपने सेल्फ असेसमेंट आप जो भी अपनी डिक्लेयर कर दिया सारी चीजें आपको इदारा तंग नहीं करेगा। सही। दूसरा, इन्होंने हमसे जो बात की कि भाई हम टैक्स देने से तो कभी भी मना नहीं किया हुकूमत को, क्योंकि अगर टैक्स नहीं मिलेगा हुकूमत कैसे चलेगी। तो 2 जगह से माल मार्केटों में आता है, एक आता है फैक्ट्रियों से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाता है, और एक इंपोर्ट से जो पोर्ट और बॉर्डर एरिया से आता है। दोनों जगह पे हमने इनको बोला आप सेल टैक्स नाफिज कर दें और एडवांस में लेंगे। सेल टैक्स हमेशा दुनिया में वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है, जब आपकी आखिरी प्रोडक्ट सेल होती है उसके बाद आपको सेल टैक्स दिया जाता है, लेकिन हमने इनको सेल टैक्स दे दिया सही एडवांस में। तो 1100 अरब रुपए का रेवेन्यू उस वक्त जनरेट हुआ था, 3300 अरब रुपए, और ये पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा रेवेन्यू आपने कभी भी इतना मल्टीप्लीकेशन कभी भी नहीं हुई। और आपकी जीडीपी मुशर्रफ साहब के टाइम पे चली गई थी 7.8%, वो भी कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं। बिल्कुल सही। आज आपकी जीडीपी 2.2% पे खड़ी हुई। अब आप सोच लेंगे क्या हाल होगा। तो शर्जील साहब, आपको लगता है ये जो तमाम तर टैक्सेस के हवाले से मामलात हो रहे हैं ये IMF की ईमा पे किए जा रहे हैं, या खुद हुकूमती नुमाइंदे अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए जो ताजिर बिरादरी है उसको हरासा कर रही है? नहीं, अभी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो लास्ट मुज़ाकरात हुए हैं इस्लामाबाद में मेंबर IR के साथ, तो उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर हमें बता दी कि ये IMF का हम पे दबाव है, उनके कहने पे हम ये लगा रहे हैं। और हमने तो ये नहीं बोला आप अगर लगाना चाहें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाए, लेकिन कानून ये बोलता है कि फिर आप एडवांस सेल टैक्स नहीं लेंगे, ना मैन्युफैक्चरर से लेंगे ना आप इम्पोर्टर से लेंगे। लेकिन लास्ट जो कंज्यूमर जो परचेज कर रहे हैं चीज, हम उसको प्रोडक्ट बेचेंगे, आपका सेल टैक्स कलेक्ट करके आपको हम पे कर देंगे। आप पॉइंट ऑफ सेल लगा दें, हम तैयार है। बट फिर आपको एडवांस सेल टैक्स का जो सिस्टम है, निजाम को आपको चेंज करना पड़ेगा, पूरा आपको कानून चेंज करना पड़ेगा। अच्छा शर्जील साहब, इसमें लोगों का एक मौकफ ये आ रहा है कि जो इस तरह का जब टैक्स का निजाम राइज हो जाता है तो एक तो सैलरीड तबका है जो अपनी तनख्वाह पे टैक्स अपना डिडक्ट करा लेता है, लेकिन फिर तो हर गरीब अमीर हर किसी पे यकसा तौर पर टैक्स भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप टैक्स तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप अगर एक टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। अरे हर शख्स, हर कॉमन आदमी, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो बेचारा भीख भी मांग रहा है, भिखारी भी अगर इस मुल्क में है, वो टैक्स पे कर रहा है। वो कैसे टैक्स पे कर रहा है? जो 17% एडवांस सेल टैक्स प्लस फर्दर 3% टैक्स। फर्दर 3% टैक्स क्या है? वो ये है कि जो आखिरी कंज्यूमर तक जो प्रॉफिट होना है ना बीच में, चाहे होलसेलर है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे रिटेलर है, उनका प्रॉफिट के ऊपर भी 3% फर्दर सेल टैक्स हम एडवांस लेके गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, और हर शख्स पे कर रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हर शख्स अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हर आदमी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। आप मुझे ये बताएं, आपकी सैलरी से टैक्स करते हैं, कभी आपने जाती तौर पर अपना रिटर्न टैक्स फाइल किया है? आप लाजमी बात है आप किसी अकाउंटेंट के पास या आप वकील के पास जाके वो अपना रिटर्न फाइल करवाते हैं। अक्सर यही हमारे यहाँ होता है कि लोग किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाकर रिटर्न फाइल करा रहे होते हैं। हम पिछले साल हमने ये उनको तजवीज दी कि आप सिंगल पेज का एक इनकम टैक्स फॉर्म निकाल दें और तमाम लोग भर देंगे, कौन सा मुश्किल है। लेकिन आप अगर उसमें फिर 14 फॉर्म का अगर पेजेस का फॉर्म देंगे कि आप ये चीजें दिखे, तो मेरा क्या
अच्छे से अच्छा जो पीएचडी किया हुआ वो भी ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अच्छा शर्जील साहब, ये भी जरा वाजे कर दें कि इस सवाल से कुछ ताजिरों की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से मौकफ भी आ रहा है कि कुछ लोगों उनको हरासा भी कर रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है या महज अभी तक ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स ही हैं? नहीं, बिल्कुल सदाकत है। गिरफ्तारियां तो नहीं हुई हैं, दुकानें सील हुई हैं, जिसमें फर्नीचर की दुकानें गिरफ्तार पे सील हुई थी और उसके साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था, जो बाद में नेगोशिएशन हो गया 7 लाख रुपए जुर्माना भर दिया गया और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा दिया गया। इस तरह अभी हमारे साथ एक इत्तला आई है कि फैसलाबाद के एक ताजिर के अकाउंट से बाकायदा पैसे डिडक्ट कर लिए हैं एफबीआर ने कि आपके ऊपर इतना टैक्स बनता था, बगैर कोई अपील की इसको बगैर नोटिस के, बगैर इत्तला के ये एक्टिविटी हुई है। ये फैसलाबाद में हुई है एक्टिविटी। सर ये तो बड़ी हैरान कौन सूरत हाल है कि अगर ताजिरों के अकाउंट से बगैर इत्तला के, बगैर नोटिस के अगर आप कह रहे हैं कि अगर पैसे निकाल लिए गए तो सर ये तो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। ताजिर किस तरीके से काम कर सकेगा? आपकी इकोनॉमिक टोटल बस्ट हो जाएगी। आज आप पोजीशन देख लें, अभी आप थोड़ी देर पहले बिल्डर पे जो बात कर रहे थे जी प्रोग्राम में, जी आप इस वक्त पूरे शेयर का जायजा ले लें कि जो बिल्डिंग की खड़ी है 20% से भी कम माल बिका है। वरना इस शेयर का हाल ये होता था, बिल्डर यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करता था और 40% 50% तो सेम डे को बुकिंग मिल जाती थी। जी बिल्कुल। लेकिन अब लोगों का जो है एतमाद खत्म हो रहा है। ये आगे मईशत के लिए और ज्यादा परेशानी होगी और क्राइम का रेट आपका डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि बेरोजगारी और आपके जो है कारोबार के हालात दिन ब दिन तो शर्जील साहब, इसका कोई वे आउट क्या आप तजवीज कर रहे हैं कि क्या कोई इसका रास्ता निकाला जा सकता है बाहमी तौर पर जो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाए? विलिंग के ऊपर है, अगर विलिंग होगी तो रास्ता निकाला जा सकता है, अगर विलिंग ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सर कोई रास्ता आप तजवीज कर दें, अगर आप तजवीज कर सकें तो। मैं देखिए तजवीज बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने इस तरीके से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा जो पूरी दुनिया में सिस्टम राइज है कि भाई एंड में ट्रेडर की दुकान पे पीओएस सिस्टम लग गया, वो आपको टैक्स कलेक्ट करके देगा। इतनी आप में अगर हौसला है तो आप ये कर लें। अदरवाइज जहां पे आपको सेल टैक्स बढ़ाना है, आप वहां पे मैकेनिज्म अपना सही करें, डिपार्टमेंट्स को सही करें और मैन टू मैन कॉन्टेक्ट आपको खत्म करना पड़ेगा। ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा। ऑटोमेशन के में भी विलिंग होनी चाहिए। आप ये नहीं करें कि आप मेरे अकाउंट से पैसा उठा लेंगे, नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी ने टैक्स चोरी किया, आप उसको नोटिस दीजिए, उसको अपील का हक दें। अपील का हक उसको दें थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी नहीं होना चाहिए कि भाई जिस बंदे ने मुझे टैक्स क्लेम किया मैं उसी पर अपील के लिए जाऊंगा तो मेरी अपील कौन सुनेगा? सही। आप 30% न्यूट्रल इदारा कोई बनाए जो हमारी अपील सुने और उसके ऊपर वो फैसला करे, चाहे आप दिनों में गए, हमें से कोई इतराज नहीं है। ठीक हो गया शर्जील साहब, आपका मौकफ आ गया और यकीनी तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है ये बहुत ही हर रोज के हवाले से दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ मौजूदा सिस्टम के को अगर देखें जो हमारे मुल्क में राइज है, उस सिस्टम में बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को फैसिलिटेशन की भी जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की बड़ी मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की एक और बड़ी मार्केट कराची की बात करें, तारिक रोड, अक्सर हम इसका जिक्र सुनते हैं। तारिक रोड की मार्केट के बारे में अक्सर बात होती है कि बड़ी मार्केट है, बड़ा काम होता है। कराची की जान है शॉपिंग के हवाले से और खवातीन के लिए तो जिस तरीके से शादी का माहौल है, शादी ब्याह की तकरीबात उरूज पे है, तो खवातीन का एक बड़ा रश नजर आता है। तारिक रोड मार्केट में क्या कुछ हो रहा है मामला, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब इलियास मेमन साहब, जो कि तारिक रोड ताजिर अलायंस के सदर हैं। इनसे जरा जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में क्या मामला आ रहे हैं और क्या मुश्किलात हैं। इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। इलियास साहब, अक्सर हम बात कर रहे होते थे पहले कोविड के हवाले से, अब कोविड के मामलात में बेहतरी आई तो टैक्सेस के हवाले से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से आपकी बरादरी का बहुत बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। तारिक रोड के बिलखुसूस तारिक रोड के ताजिर इसके ऊपर क्या मौकफ रखते हैं और क्या सूरत हाल हो रही है इसके ऊपर? देखिए, पॉइंट सेल का बहुत बड़ा इश्यू है। इसमें शौकत तरीन साहब ने आप बताया कि जब फैमिली में मीटिंग करी थी, फाइनेंशियल मीटिंग करी थी, इसने बताया कि कोई भी एफपीआर वाला आपकी दुकान पे नहीं आएगा, कोई भी टैक्स वाला आपकी दुकान पे नहीं आएगा। अब इन्होंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेकर अब इन्होंने पॉइंट सेल का लगा दिया। इन्होंने आधे छापे मारे, नोटिस दे रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, दुकानदारों हरासमेंट फैला रहे हैं। इनको इसका टैक्स मिलने वाला नहीं है। अब ये भी चलिए पूरे पाकिस्तान में 70% कराची टैक्स देता है, 95% टैक्स इन गवर्नमेंट को देता है। इन्हीं की गर्दन दबाई जा रही है। जो बड़े बड़े डाकू बैठे हुए 365 असेंबली के बैठे हैं, उनकी तरफ को हाथ ही डाला। आज भी बता दें कि इतना इन्होंने शोर मचाया हुआ है वहां पे, किसको पकड़ा, किससे भी इन्होंने पैसे वसूल करे हुए।
ये छोटे आदमी की पतली कर दे, इनको देखे जा रहे हैं। अगर इससे ज्यादा इनको प्रॉब्लम होगा, लोग जो टैक्स दे वो तो टैक्स दे रहा है, नए जो टैक्स वाले जो ले रहे वो टैक्स तो कोई भी नहीं आएगा। ये नए टैक्स जो हमारे साथ बेहतर ताउन करें, हम टैक्स भी दिलवाएंगे, सब कुछ हम टैक्स देने को तैयार है। टैक्स देने से बिल्कुल इनकार नहीं करें। फिक्स टैक्स का निजाम करें, तो 10,000 बोले, इस दफा बोले गवर्नमेंट आपको डबल टैक्स देना, यकीन माने ईमानदारी के तो पूरी कराची डबल टैक्स देने को तैयार है, कोई मना नहीं करेगा इसमें। लेकिन टैक्स पे आसानी करे। अब इस तरह के हरासमेंट फैलवा रहे हैं, वहां एफबीआर वाले आ रहे हैं, दुकानों पर आ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, मॉलों पे जा रहे हैं। मॉलों की दुकानें के सोने की दीवारें बनी हुई क्या भाई? वहां तो 150 फुट की दुकान है, 200 फुट की दुकान है, स्क्वायर फुट से थोड़ी काम चलता है। आप चले जाए, अब ये फर्नीचर मार्केट किसी की 2000 स्क्वायर फुट है, उसका 40,000 का फर्नीचर है, जिसकी 2000 कोई डिफेंस में दुकान है उसका 15,000 का फर्नीचर, कैसे कंपेयर करेंगे आप? ये बेकार वाली बात है। सीधी पॉलिसी लाए, सीधी आसानी लाए, फिक्स टैक्स पे लाए। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैंने बात की, जुबेर मोती वाले से बात की, नए सदर आए, इनसे भी मैंने बात करी है। हमारी परसों असेंबली की मीटिंग की, इनसे मेरी बात का आवाज, हम तो आवाज लगा रहे हैं, हम तो तमाम अखबारों को खबर लगा रहे हैं। इनकी मेहरबानी होगी। मैं इमरान खान से अपील करता हूँ, मैं सदर मोहतरम से अपील करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस से बात करता हूँ, ये सब पैनिक नहीं फैलाए, ये पैनिक फैला रहे, इसका कारोबार स्वभाव। अच्छा इलियास साहब, ये जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है सर, ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे जो टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें बड़ी रुकावट क्या है? अगर इसको राइज कर दिया जाता है तो क्या आपको वक्त दरकार है? आप समझते हैं सिरे से ये सिस्टम ही सही नहीं है? आप देखें जो फर्में बड़ी बनी हुई है, जैसे मतलब बड़े स्टोर बने, उन पे करें। हम अब छोटी 150-200 फुट की दुकान में 5 दुकान, उस पर कैसे करेंगे हम? कैसे आदमी लोग टैक्स करेंगे? पढ़े लिखे आदमी थोड़ी कारोबारी आदमी, बहुत से नहीं है। पर्ची निकाले को शनाख्ती कार्ड नंबर लो, डायरेक्ट एफबीआर के पास जाए। मेरे पास ऐसा कानून नहीं है। एक जो ऐसा लग रहा है अंधा कानून मैंने जिसको ठोक दिया, इन्होंने रात अंधेरी नोटिफिकेशन सदर साहब से निकाल दिया, ये काम करना है। पहले शादी बिराजी से बैठ के मीटिंग तो करें, पूरे पाकिस्तान के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोगों को मीटिंग तो करें। आप अपने मतलब नोटिफिकेशन निकाल जो कारोबार स्वभाव बर्बादी आपको लग रहा है कि इतना बड़ा फैसला कर लिया गया और ताजर बिरादरी को बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया? किसी चैम्बर से रब्ता किया गया इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने से पहले? 1% भी किसी ताजी बिराजी को साथ देना, चैम्बर को साथ दिया कि ताजी बिराजी को। आप अंधेरी रात में सदर मोहतरम साहब ने ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये तो सिंध गवर्नमेंट निकालती है, उन्होंने अंधेरी रात में नोटिफिकेशन निकाल दी, नोटिफिकेशन निकाल इसको अमल कराया जाए। ऐसा थोड़ी होता है। इलियास साहब, शौकत तरीन साहब ने कहा कोई एक दुकान पे एक आदमी भी आप पर टैक्स नंबर कोई भी नहीं आएगा, किसी पे छापा नहीं मारेगा, एक आदमी भी नहीं आएगा। इलियास साहब, अगर ये सूरत हाल, इलियास साहब वक्त खत्म है, मेरे पास आखिरी मिनट है, अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से चलती है, उसका कोई नेवल बदल नहीं लाया जाता, कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया जाता, तो ताजिर बिरादरी का क्या मौकफ होगा आने वाले दिनों में? लोग रोडों पे होंगे और दम दमाम मत कलंदो हो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपने मौकफ से आगाह किया। और मौजूदा सूरत हाल में अगर जो सूरत हाल को देखें, जायजा लें, तो यही बात नजर आ रही है कि जहां पे लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, कोविड की वजह से जो ऑलरेडी बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, बिजनेस को बहुत सा डेंट ऑलरेडी पड़ चुका है, तो वहां पे गवर्नमेंट को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि फैसिलिटेशन दे। हमारे यहाँ पे माजरत के साथ ये बात कहनी में कोई गलत बात नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोगों में अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है, और हुकूमत को अगर किसी भी किस्म की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करनी है तो पहले उसके लिए एक प्रॉपर अवेयरनेस ड्राइव की जाए, एक लोगों को एजुकेट किया जाए, वक्त दिया जाए, ताकि वो एक नए सिस्टम में ढल सके, नए सिस्टम को एक्सेप्ट कर सकें और फिर किसी भी निजाम को तब्दील किया जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मैनेजमेंट को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।